हाँ जी, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, हमने 21 डेज का चैलेंज लिया है जिसमें हमें इंडिया की पॉलिटी प्लस राजस्थान की पॉलिटी कंप्लीट करनी है और साथ ही साथ जितने भी आयोग हैं वो कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो पहला मैं शुरुआत कैग से कर रही हूँ क्योंकि कैग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार आरएएस में भी पूछा गया, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, पहली बात। सेकंड जो बात है वो ये है कि आपको है ना, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आज ही अवेलेबल करवा दूंगी, तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना मुझे। और आपको यहाँ पे मैं बहुत शॉर्ट में समझा रही हूँ आपको, वहाँ पे जो मेन चीज़ें वही दिखा रही हूँ। पीडीएफ में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इलेबोरेट तरीके से मिल जाएंगी, तो आपको अपने पीडीएफ से नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। CAG यानी कि कैग, इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है जी। अब ये होता क्या है, जो कैग होता है वो पब्लिक वित्त यानी कि सार्वजनिक वित्त का संरक्षक होता है। ठीक है, हमारे जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने कहा था कि जो कैग का पद है ये भारतीय संविधान के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी है कैग। ठीक है, अब कैग से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद हैं हमारे संविधान में। अनुच्छेद 148 से 151, यहाँ कैग के बारे में संपूर्ण चीजें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 148 है, सबसे पहले अनुच्छेद 148 फर्स्ट, कैग की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी जो पद मुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है। इसका कार्यकाल 6 इयर्स अथवा 65 वर्ष की एज तक का होता है। ठीक है, कैग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, अनुच्छेद 148 के फर्स्ट में ये सारी चीजों का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(2). 148(2) में कैग की शपथ का उल्लेख है। कैग को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इसकी जो पद मुक्ति होती है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के समान होती है और इसको जो शपथ है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिलवाई जाती है। ठीक है जी। 148(3) में है वेतन व सेवा शर्तें। तो कैग का जो वेतन और सेवा शर्तें हैं वो संसद के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, आपको ऑप्शन में ऐसे दिया जाता है कि कैग की वेतन व सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा और कोई और ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि कैग की जो सेवा शर्तें हैं वो अनुच्छेद 148(3) के अंतर्गत संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है 148(4). सेवानिवृत्त होने के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु पात्र नहीं। यानी कि जब कैग का अपना कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उसके बाद वह केंद्र या राज्य सरकार के अधीन किसी भी प्रकार के कोई भी लाभ के पद पे कार्यरत नहीं रहेगा। ठीक है जी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(5). ठीक है, तो इसमें कैग की प्रशासनिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट है अनुच्छेद 148(6). तो इसमें कैग के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कैग के कार्यालय के जो प्रशासनिक व्यय हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है जी। अब अनुच्छेद 148 ही पढ़ रहे थे, उसके 6 पार्ट हैं। अब नेक्स्ट अनुच्छेद है अनुच्छेद 149। आपको एग्जाम में बस इतना पूछा जाता है, अनुच्छेद दे दिए जाते हैं और उनका मिलान करना होता है, या फिर कैग की रिपोर्ट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैग के कार्य क्या है, तो ये सरकारी विभागों व कंपनियों के खर्चों की जांच करता है, स्थानीय निकायों का लेखा परीक्षण करता है, लेकिन राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के आग्रह से ही करता है ये। ठीक है जी। कैग केवल ऑडिटिंग का कार्य करता है, यानी कि ड्राफ्टिंग का कार्य करता है, और ये केंद्र में राज्य सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 151। इसमें कैग की रिपोर्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखनी है। कैग की रिपोर्ट, केंद्र में जो कैग है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इसे संसद के पटल पर रखते हैं। ठीक है जी। और राज्य में ये राज्यपाल को सौंपता है और राज्यपाल इसको विधानमंडल में रखता है। ठीक है जी। तो अपने यहाँ तो विधानमंडल है नहीं, तो वो सीधा विधानसभा में रखते हैं राज्यपाल जी। ठीक है, इतना समझ में आया।
नेक्स्ट है